नमस्कार साथियों, मैं मनीष कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर यादविन स्मार्ट क्लासेस पर, जिस पर आप मेरे साथ में यूपीएसआई 2025 को टारगेट करते हुए मूल विधि की क्लासेस ले रहे हैं। और इस मूल विधि की क्लासेस में मैंने आपको बहुत सारे टॉपिक करा दिए हैं और आपको भी पता है कि किस प्रकार से मैंने टॉपिक को समझाने का प्रयास किया है, जिससे आपकी समझ इतनी विकसित हो जाए कि आप क्वेश्चंस को देखकर आंसर दे सकें। यहाँ पर आज की अगर मैं बात करूँ तो आपको भी पता है कि मूल विधि की ये 16वीं क्लास है और मूल विधि की 16वीं क्लास का मतलब क्या है कि 11 क्लास में मैंने आपको BNS कंप्लीट कराया था। 11 के बाद में जो आपकी क्लासेस चल रही हैं वो आपकी BNSS से संबंधित चल रही हैं, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई भी दे रहा होगा, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछे जाते हैं, यहाँ पर मैं आपको चैप्टर वाइज समझाते जा रहा हूँ। यानी हम यहाँ पे चैप्टर की बात करेंगे तो मैंने क्लासेस में चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, 3, 4 और 5 को कंप्लीट करा दिया है लास्ट क्लासेस तक। आज का जो चैप्टर रहने वाला है वो चैप्टर नंबर 6 रहेगा, चैप्टर नंबर 7 रहेगा और चैप्टर नंबर 8 रहेगा। तो ये तीन चैप्टर की हम यहाँ पे क्वेश्चंस को करेंगे और इन तीन चैप्टर्स की धाराओं को समझेंगे। इन तीन चैप्टर्स में है क्या क्या प्रावधान किए गए हैं उनको भी हम यहाँ पे समझने वाले हैं। तो जो लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं बेटा, एक बात कहना चाहूंगा कि जुड़कर आप अपने साथियों को शेयर जरूर करें, जिससे कि वो लोग यहाँ पे जान पाएं कि मूल विधि वास्तव में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चैप्टर वाइज कैसे रहता है, कौन से चैप्टर्स होते हैं। आपको यहाँ पे सबसे पहले ये जानना होगा कि कौन से चैप्टर हैं, कौन सी धाराएं हैं और इनमें धाराओं में क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं। तब उसके बाद में जब आप मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे वो ज्यादा बेटर होगा आपके यहाँ पे। अगर आप पहले मिक्स क्वेश्चन की क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को पीछे करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले हमें चैप्टर्स का पता हो, पहले हमें अध्याय का पता हो, उसके बाद हम यहाँ पे मिक्स क्वेश्चन करेंगे। और जो साथी भाई जुड़े हैं, गोमती हैं, निशांत है, और इसके अलावा सर आप नमस्ते निशांत भैया, आप क्लास क्यों नहीं ले रहे भैया, निशांत भैया से आप बात करो इस चीज़ के लिए। गुड आफ्टरनून। और सभी लोगों का अब आपको जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि कल की क्लासेस नहीं हो पाई थी, कल का रीजन हो जाता है कभी कभी ऐसा कि क्लासेस नहीं हो पाती हैं, लेकिन हाँ ये है कि क्लासेस आपकी लगातार चल रही हैं। कल बस एक छुट्टी जरूर हुई है, बाकी का संडे का तो बंद रहता ही है। बाकी आपको यहाँ पे पता है कि हम लोग ना चाणक्य के बैच भी लेके आए थे और वो चाणक्य के बैच हमारा थोड़ा सा सक्सेस भी हुआ था। अब थोड़ा सक्सेस का मतलब क्या है कि आप लोग नहीं जुड़े हो, इसलिए कहीं ना कहीं मैं यूट्यूब वाले बच्चों से भी कहना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं आप जब जुड़ जाओगे, यानी हम कहीं कहीं ना कहीं इस बैच को फिर तब सक्सेस मानेंगे। इसलिए कहता हूं आप भी इस बैच को लेने की कोशिश करें। और इस बैच का नाम है चाणक्य 2.0 बैच। और ये चाणक्य बैच जो है, यहाँ पर आपके बहुत कोर्स तो हुआ है, लेकिन इसका मतलब 50% से अभी हम नीचे ही हैं। लेकिन आपके एग्जाम से पहले ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन आपको अगर पूरे तरीके से पढ़ना है, समझना है और इसके अलावा मूल विधि पढ़नी है, सारे सब्जेक्ट को कवर करना है, तो बेटा इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा महंगी फीस नहीं देनी है। हमने बच्चों को ध्यान में रखते हुए इसकी फीस रखी है कि कई सारे बच्चे कहते हैं कि सर हमें यहाँ पे फ्री में पढ़ना है। तो लेकर बेटा अगर फ्री की बात की जाए तो फ्री जैसा ही है। आपसे अगर 4 से 5 हज़ार या फिर 1200 से 2000 तक की जो फीस ली जाती है, हम वहां पे केवल आपको 99 में दे रहे हैं। तो आप कंपैरिजन करेंगे उसकी अपेक्षा में ये फ्री जैसा है। लेकिन अगर आप यहाँ पे पढ़ाई की बात करेंगे तो पढ़ाई में आपको यहाँ पे 2000 4000 जैसा आपको कंटेंट मिलेगा। तो जो कंटेंट आपको 4000 में मिलता है वो अगर आपको 99 में मिल जाए तो बेटा इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको कहीं और नहीं मिल पाएगी। इसलिए कहता हूं ऐसी अपॉर्चुनिटी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, आपको आपको BYSC एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा। आप सर्च करेंगे BYSC ऐप और BYSC ऐप सर्च करने के बाद आप वहां पर रजिस्टर और लॉगिन कर सकते हैं। बेटा ये मौका जो है, अब हमने पहले जो था एक टाइम तक रखा था, लेकिन आप इसे कभी भी खरीद सकते हैं, 99 में ही आपको मिलने वाला है। क्योंकि अब आपका जो कोर्स है वो इतना हो चुका है कि आप वहां से अपनी समझ विकसित कर सकते हैं, आप यहां से अपने क्वेश्चंस को निकाल सकते हैं। आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि कितना कोर्स वहां पर आपको समझाया गया है, कितने अच्छे तरीके से चीजों को कंप्लीट किया गया है। ठीक है, इसी के साथ में आप क्लास को स्टार्ट करेंगे तो मैं क्लास को मैं आपको बता दूं कि आपकी जो क्लास है वो अभी BNSS की चल रही है। अगर आप समझ पाए तो आप जानते हैं कि हम यहाँ पे किसको कर रहे हैं कंप्लीट, BNSS को कंप्लीट करना है। BNS को कंप्लीट कर चुके हैं, फिर BSA को भी कंप्लीट कर लेंगे। तो यहां पर आपको मैं बताऊं कि हम यहां पे इन्हीं चीजों को कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम पहला पढ़ने से पहले जानेंगे कि क्या क्या आपसे पूछा जाता है, कौन कौन से चैप्टर को आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम चैप्टर की बात करें, हम अध्याय की बात करें, तो आज हमारा जो अध्याय रहने वाला है बेटा वो रहने वाला है 6, वो रहने वाला है 7 और वो रहने वाला है 8।
और 6, 7, 8 की अगर मैं बात करूंगा तो बेटा छठवें जो चैप्टर का नाम है, तो आपको जो हाजिर होना होता है, आप जब कोर्ट में पेश किए जाते हो तो पेश होने से पहले आपको क्या किया जाता है, आपको समन दिया जाता है, आपको वारंट भेजा जाता है। अगर आप वहां पहुंचते नहीं हो तो बेटा आपकी संपत्ति की कुर्की भी की जा सकती है। तो ऐसी जो चीजें हैं वो ऐसी प्रोसेस आपको अध्याय नंबर 6 में देखने को मिलेगी। तो हाजिर होने को, अब आप हाजिर नहीं हो रहे, आप भाग जाते हो कभी कभी, तो हाजिर होने को विवश करना पड़ेगा। तो विवश करने की हाजिर होने को विवश करने की आदेशिकाएं, यानी आदेश दिया जाता है, इसलिए इसे कहा जाएगा आदेशिकाएं, वो इसके अंदर रखी जाती हैं, यानी चैप्टर नंबर 6 के अंदर रखी जाती हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद में बात करूंगा चैप्टर नंबर 7 की। तो बेटा जब आप हाजिर हो गए, अब आपने क्या किया, चीजें छुपा दी, आपने सबूत छुपा दिए, तो वो चीजों को लिए भी आपके पास में क्या हो सकता है, आपको समन भेजा जा सकता है। यानी पेश चीज, आप व्यक्ति को पेश करने के साथ साथ चीजों को भी पेश करने के लिए, तलाशी का वारंट जारी करने के लिए यहां पर आपको चैप्टर नंबर 7 में देखने को मिलेगा। तो चीजें पेश करने के लिए क्या किया जाएगा, आप चीजें पेश करनी है, तो चीजें पेश करने के लिए भी तो आदेशिकाएं दी जाती हैं, तो यहां पे भी तो आपको आदेश दिया जाता है। तो ये भी आपका किस में आएगा, ये चैप्टर नंबर 7 में आएगा। अब होता क्या है, आपने क्या किया, आपने यहाँ पे कुछ ऐसी व्यवस्था की। अब व्यवस्था ऐसी होगी भैया, हमें संपत्ति की कुर्की की जा रही है, तो संपत्ति की कुर्की से रिलेटेड जो है, आप यहाँ पे जो अपनी आदेशिका है वापस करना चाहते हैं, वो सब आपको यहाँ पे समाधान मिल लेंगे। तो कुछ मामलों में जैसे हमें कभी कभी देश से बाहर भी क्या करना पड़ता है, हमें संबंध बनाने पड़ते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध वाली जो पार्ट है कि जो हमारे अपराधी हैं, उन अपराधी को पकड़ने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संधि की जाती हैं। तो वो सारी व्यवस्थाएं जो आती हैं वो आपकी इसके अंदर आती हैं। तो कुछ मामलों में सहायता के लिए पारंपरिक व्यवस्था जो होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, पारंपरिक व्यवस्था को यहाँ पे व्यत्यकारी व्यवस्था कहा जाता है। तो ये भी याद रखना कि इसे कहा जाएगा व्यत्यकारी व्यवस्था। ठीक है, तो ये भी पार्ट है। अब संपत्ति भी हो सकती है इस जगह पर, आपकी विदेश में संपत्ति हो सकती है, या विदेश से भी आपको पकड़ के लाने की बात की जा सकती है, वो सब इसके अंदर आने वाला है। अब आपको मैं अगर बताऊं कि बेटा इसमें धाराएं भी तो होंगी, तो धारा भी तो बता दो। हाँ बिल्कुल बता रहा हूं। तो जब आपसे बोला जाए कि धारा नंबर 63 से, क्योंकि 62 कंप्लीट कर चुके हैं 5वें चैप्टर तक, 63 से लेकर 93 तक की जो धाराएं, वो नंबर आपकी चैप्टर नंबर 6 की हैं। चैप्टर नंबर 7 की बात की जाएगी तो आपको पता होना चाहिए कि 94 के, अब 93 के बाद क्या आएगा, 94, तो 94 से लेके 110 तक की जो धाराएं हैं वो आपको चैप्टर नंबर 7 में देखने को मिलेंगी। जब हम यहाँ पे चैप्टर नंबर 8 की बात करते हैं तो बेटा 111 से स्टार्ट होगी, और 111 से लेकर 124 तक की जो धाराएं हैं वो आपको यहां देखने को मिलेंगी। तो इस प्रकार से हम इन 3 चैप्टर को आज कंप्लीट करने वाले हैं। हाँ बेटा किया होगा, मैं ये नहीं कह रहा कि चैट कल ऐसा था कि थोड़ा सा काम आ गया था, और जिसकी वजह से थोड़ा सा मुझे बाहर जाना पड़ा, इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि अगर आप यहाँ पे पढ़ रहे हो तो बेटा कभी कभी ऐसा भी होता है कि वेट करना पड़ता है। हम भी तो आपका वेट करते हैं, हम लोग किन्हें पढ़ाएंगे, अगर आप लोग नहीं आओगे तो हम लोग भी किसे पढ़ाएंगे, इसलिए आप लोगों का भी वेट करना पड़ता है, हम लोगों को भी। कभी कभी क्या है कि शुरुआत में बच्चे नहीं आते हैं, लेकिन कुछ देर बाद क्या है बच्चे जुड़ जाते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि हमने भी तो वेट किया होगा। कभी कभी ये चीज़ें चलती हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है। अगर कल किया है तो मैं आपको बता दूं भाई, थोड़ा सा लेट हो जाता है कभी कभी। और कल क्लास अगर होती तो बेटा 2 बजे 12:30 के बाद हो पाती, और 12:30 तक आपका क्या है कि 12:30 के बाद होती, तो उस टाइम पे कई सारी चीजें गड़बड़ा जाती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। आ चुका है आपका क्वेश्चन नंबर 1, और क्वेश्चन नंबर 1 आप पढ़ेंगे तो आप यहाँ पे बताएंगे कि किस प्रकार से इसका आंसर होने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आपसे क्या कहता है, BNSS 2023 जो कि हम पढ़ रहे हैं, इसकी धारा है 64। भाई 63 के बाद में, यानी 62 63 की तो हम बात कर चुके हैं, तो 62 63 से हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो धारा नंबर 64 लिख के आए बेटा, ये धारा नंबर 63 की बात करता है। ठीक है, फिर भी समन की तामील आमतौर पर कैसे की जाती है, तो धारा नंबर हमारे पास में कौन सी है, 64 है। ये धारा नंबर 64 के अनुसार समन की तामील कैसे की जाती है ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपके सामने लिखे हुए हैं, यानी समन कैसे लिखा जाएगा।
समन की पहचान कैसे की जाएगी, तो समन की बनावट को परिभाषित कैसे किया जाएगा। तो जब हम यहाँ पे बनावट की बात करते हैं, तो जब हम यहाँ बनावट की बात करेंगे वो धारा नंबर 63 की बात है। लेकिन तामील की बात करेंगे तो तामील का सबसे सीधा तरीका है कि सीधे व्यक्ति तक कैसे पहुंचा जाए, यानी समन की तामील कैसे की जाए। अब व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए यहां पर आप किसका यूज करोगे, यहां पे आप डाक का यूज करोगे, पंजीकृत डाक के द्वारा आपको भेजा जाएगा, या पुलिस अधिकारी आपको वहां पर समन भेजेगा, या फिर व्यक्तिगत रूप से समन किए गए व्यक्ति को समन की एक प्रति देकर या उसके लिए छोड़कर, यानी जो व्यक्ति है उसको व्यक्तिगत रूप से दिया जाएगा, या एक प्रति उसको दे दी जाएगी, या उसके घर वालों को दे दी जाएगी, या फिर आपका डी आता है न्यायालय के नोटिस बोर्ड पर चिपका दिया जाएगा। बेटा न्यायालय कौन आएगा, आपको किसे पता है कि न्यायालय में मेरी बात की जा रही है, मुझे भी नहीं पता है, लेकिन आप यहां पे उसके पास जाएंगे, व्यक्तिगत रूप से जा सकते हैं। तो एक जरूरी संदेश देने का सबसे सीधा तरीका क्या है कि आप व्यक्ति के पास में व्यक्तिगत रूप से पहुंचे और उसको एक समन की प्रति पहुंच देकर कहें कि आपके खिलाफ जो है समन आ चुका है, अब आपको कोर्ट में पेश होना है। तो इसीलिए आप यहां पे क्या कर सकते हैं, न्यायिक कार्यवाही में शामिल हो सकते हैं। ये न्यायिक कार्यवाही की जानकारी देना है, तो जैसे ही उसको जानकारी मिल जाएगी तो उसे पता चल जाएगा कि कोर्ट में मुझे कब पेश होना है। तो ये धारा नंबर 64 के अनुसार है, इसलिए इसका जो ऑप्शन होगा बेटा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। हाँ जी बिल्कुल, सी आंसर हो जाएगा। तो सी क्यों है मैंने बता दिया, यानी कोई भी जरूरी संदेश देना है तो संदेश देने का सबसे सीधा तरीका होता है कि उसके पास में व्यक्तिगत रूप से उसको एक कॉपी दे दी जाए। दूसरा तरीका क्या है बेटा, एक बात याद रखना, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन भी हमने शामिल किया है। किसको शामिल किया है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन को भी शामिल किया है। अब इस इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का मतलब क्या है कि आपको ईमेल के माध्यम से भी चीजें भेजी जाएं, आपको व्हाट्सएप के माध्यम से चीजें भेजी जाएं, ये भी आपके द्वारा इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का मतलब डिजिटलीकरण करना, यानी व्यक्ति को ईमेल के माध्यम से यहां पर समन भेजना भी शामिल किया गया है धारा नंबर 64 के तहत। आया समझ बेटा, आ गया है तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 2। निम्नलिखित कथन बीएनएसएस 2023 के अध्याय 6 के अनुसार सही है या फिर गलत है। यहां पे पूछा गया है बीएनएसएस 2023 की धारा 66 के अनुसार यदि समन किया गया व्यक्ति नहीं मिल रहा है, अब मान लो कभी कभी ऐसा होता है कि उसे पता है कि कोर्ट में पेशी करनी है, अब मान लो समन मैंने ले भी लिया, मेरे खिलाफ आ गया है और मैं उसे वहां पे मिल गया, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, कहीं ना कहीं वो मेरे खिलाफ कार्यवाही स्टार्ट हो जाएगी उस दिन से। यहां पे यही बात है कि वो व्यक्ति जो है वो मिल नहीं रहा है, आसानी से नहीं मिल रहा, तो न्यायालय समन को उसके घर के किसी ऐसे प्रमुख भाग पर चिपका सकता है जहां उसे आसानी से देखा जा सके। तो ये कहा जा रहा है कि अगर समन किया गया व्यक्ति वहां पर नहीं मिलता है, जब व्यक्ति गायब हो जाए, जब व्यक्ति फरार हो जाए, तो ऐसी स्थिति में समन उसके पास कैसे पहुंचाया जाए। तो यहां पर व्यक्ति अगर नहीं मिलता है तो उसके परिवार के वयस्क पुरुष को दे दिया जाता है, यानी समन किसे दिया जाएगा, फिर परिवार के वयस्क पुरुष को। ठीक है, समन अब किसे दिया जाएगा, वयस्क पुरुष को। तो कभी कभी लोग ना अपने घर के लोगों को भी लेके भाग जाते हैं, फिर क्या होगा, तो ऐसे स्थिति में उसके निवास स्थान पर वो एक कॉपी जो है चिपका दी जाती है और बताया जाता है कि भाई आपके खिलाफ समन आ चुका है, आपके घर पर आपकी जो समन की कॉपी है वो चिपका दी गई है। जब व्यक्ति वहां पहुंचेगा तब वो देख सकता है, अगर उसके घर में वयस्क पुरुष नहीं मिलता है तब। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए बताया है गोमती ने। तो इसका मतलब या अदृश्य व्यक्ति, उसके पास समन पहुंचाने का तरीका यह है कि अगर उसके पास में कोई परिवार का वयस्क पुरुष सदस्य है तो यह समन उसको दे दिया जाता है। अगर वो वयस्क पुरुष भी वहां पर मौजूद नहीं है तो ऐसी स्थिति में उसके निवास स्थान पर यह एक कॉपी चिपका दी जाती है, वो ऐसी जगह चिपकाई जाती है जिसे आसानी से देखा जा सके। इसलिए पता चल गया है कि इसका जो कथन है वो सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहां पे सही हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब बढ़ते हैं आगे, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 क्या कहता है, आता है ये धारा 74 की बात करता है। तो बीएनएसएस 2023 की धारा 74 के अनुसार गिरफ्तारी का वारंट आमतौर पर किसे निर्देशित किया जाता है। अब वारंट की बात आ गई,
तो पुलिस को तो अधिकार है गिरफ्तारी का हुक्म आ जाए, और पुलिस के पास में आ जाता है अधिकार, और वो क्या करती है, उसे गिरफ्तार करने चल जाती है। लेकिन गिरफ्तारी का वारंट दिया किसे जाता है, यानी कौन है वो अधिकारी जिसे अधिकार दिया जाता है कि बेटा तुम जाओ गिरफ्तार करो। यहाँ पर यही बात पूछी गई है। ये बात आपको पता चल गई कि सर यहाँ पे जो धारा है ये धारा 74 के अनुसार है। हाँ जी बिल्कुल, धारा 74 के अनुसार हम यहाँ पे क्या करते हैं, गिरफ्तारी का वारंट जो है किसी पुलिस अधिकारी को देते हैं, और वो यहाँ पे क्या करता है, उस व्यक्ति को गिरफ्तार करता है। ए कहता है पुलिस अधीक्षक को दिया जाता है, क्या पुलिस अधीक्षक को दिया जाएगा? बी कहता है नहीं भाई, एक या एक से अधिक पुलिस अधिकारियों को दे दिया जाएगा। सी कहता है जिला मजिस्ट्रेट को या किसी भी निजी व्यक्ति को। बेटा निजी व्यक्ति को तो आपको यहाँ पे वारंट दिया नहीं जाएगा, किसी भी जिला मजिस्ट्रेट को दिया नहीं जाएगा, पुलिस अधीक्षक को भी नहीं दिया जाएगा। दिया किसे जाएगा? पुलिस वाले व्यक्ति को दिया जाएगा जो उसे गिरफ्तार करने जा रहा है। तो जो गिरफ्तार करने जाएगा वही पुलिस अधिकारी को ये गिरफ्तारी का जो वारंट है वो दिया जाता है। अब वो गिरफ्तार करने व्यक्ति कितने जाते हैं, एक जाता है कि दो, एक से ज्यादा जाते हैं? तो एक या अधिक पुलिस अधिकारी अगर इसमें शामिल होंगे तो उन सबको यहाँ पे क्या दिया जाता है, एक वारंट दे दिया जाता है, और वो क्या करने चले जाते हैं, उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने चले जाते हैं। धारा नंबर 74 की बात है, और इसके अनुसार आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आया समझ कि आपका आंसर क्या रहेगा, बी ऑप्शन होगा धारा नंबर 74 के अनुसार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 क्या कहता है? अब 4 यहाँ पे मैचिंग दी है बेटा, और ये भी हमारे अध्याय नंबर 6 का पार्ट है। और मैचिंग क्या करना है, हमें धारा एक तरफ दी है और उस धारा का जो प्रोविजन है यानी प्रावधान है वो हमें दूसरी तरफ में दिया है। तो हमें यहाँ पे देखना है कि कौन सा सही होगा, और आपके पास में 4 ऑप्शंस हैं, और 4 ऑप्शंस में आपको बताना है कि कौन सा सही होगा मिलाने के बाद में। सबसे पहले क्या है, हमारे पास में धारा 80 की बात की गई है। ठीक है, जब धारा 80 की बात की गई है तो इसका मतलब है कि जब आपके अधिकार के क्षेत्र के बाहर निष्पादन के लिए किसी भी व्यक्ति को भेजा जाता है तो वो आपका धारा 80 में आता है। और यानी हमारे पास में पहले का क्या हो जाएगा, पहले का हो जाएगा डी। ठीक है, 79 का बात क्या कहता है कि वारंट जो है वो कहां पर निष्पादित किया जाएगा, यानी कहां दिया जाएगा। यहां पर ये बात आती है तो वो आपका कहां पे आएगा, वो आपका ऑप्शन नंबर 2 का क्या हो जाएगा, ए आ जाएगा। ए कहता है गिरफ्तारी वारंट का निष्पादन कहां किया जा सकता है। ठीक है, धारा 85 की बात है। अब मान लो यहां पे व्यक्ति फरार हो चुका था, व्यक्ति को यहाँ पे वारंट नहीं दे पा रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में व्यक्ति को गिरफ्तार करने की प्रोसेस में क्या ऐसा ऐड किया जाए, तो बेटा उसकी संपत्ति को कुर्क किया जाता है, उसकी संपत्ति की कुर्की की जाती है, नीलामी की जाती है। तो वो आपका क्या है, वो आपका धारा नंबर 85 के तहत आता है। तो थर्ड का आपका क्या हो जाएगा, थर्ड का बेटा सी ही होगा। और फोर्थ कहता है नवासी। नवासी कहता है यहाँ पे कि जो संपत्ति है, मान लो कुर्क की गई संपत्ति है, अब मान लो ऐसी संपत्ति जो उसकी थी ही नहीं तो उसे क्या किया जाएगा, वापसी की जाएगी। तो ऐसी स्थिति में जो आदेश दिए जाते हैं वो आपको आपका किसके तहत दिए जाते हैं, नवासी के तहत दिए जाते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर बी है। अब बताओ इसमें से बी ए सी डी किस में दिया गया है, पहले का है डी, पहले का है डी, पहले का डी कौन से, ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी मेरे हिसाब से सही होना चाहिए, और पहले का डी, दूसरे का ए, तीसरे का सी, चौथे का बी। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल डी हो, हाँ जी तुम्हारा डी सही है। भाई बाकी के लोग भी आंसर दे दो यार, इतने लोग जुड़े हुए हैं, कम से कम आंसर तो बनते ही हैं यार। तुम लोग यार आते हो फिर आंसर एक कोने में जाके बैठ जाते हो, वो होते नहीं है किस टाइप के लोग होते हैं, उनसे कहते हैं बैक बेंचर्स। तो बैक बेंचर्स क्या करते हैं, बस क्लास में शामिल होते हैं, वो कर अपना कुछ और रहे होते हैं। ठीक है मुझे भी कभी कभी ऐसा ही लगता है कि तुम क्लास में शामिल तो होते हो लेकिन करना अपना मन का ही है, कुछ और कर रहे होते हो। तो वो चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान दे लो भाई, तो आंसर देने की कोशिश किया करो जब आप जुड़े हुए हो। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्या कहता है, अब समन के प्रारूप की बात की जा रही है। वही तो भाई अभी आ गया, वैसे तो हमारा ये पहला क्वेश्चन होना चाहिए लेकिन कोई बात नहीं है। हमारे पास में क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है कि बीएनएसएस की किस धारा के अंतर्गत समन के प्रारूप का प्रावधान किया गया है। अब किस तरीके से लिखा जाएगा, समन को लिखने का तरीका क्या है, समन को पहचानने का तरीका क्या है, समन की बनावट कैसी है, ये सारी चीजें हमारे पास में कहीं लिखी हैं तो बीएनएसएस में लिखी हैं। और बीएनएसएस में हमारे पास में समन की जो बात की गई है वो धारा नंबर किस में बात
बात की गई है? सर अभी तो आपने 64 बताया था। बेटा 64 में मैंने क्या बताया था कि जो आपका समन है उसमें समन का जो प्रारूप है बेटा वो धारा नंबर 63 का पार्ट है। तो धारा नंबर 64 में तामील करने की बात की जाती है और धारा नंबर 63 में यहाँ पे किसकी बात की जाती है? प्रारूप की बात की जाती है। प्रारूप का मतलब है कि समन का प्रारूप लिखित रूप में होना चाहिए, हमारे पास में लिखित के अलावा इसकी 2 कॉपी होनी चाहिए और एक कॉपी जो है न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के पास भी होनी चाहिए। तो पीठासीन अधिकारी के यहाँ पे क्या होंगे? साइन होंगे, तो या फिर और इसके अलावा न्यायालय की मोहर लगेगी। इसके अलावा हमारे पास में इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का माध्यम भी होगा जहां से डिजिटल साइन किए जा सकते हैं और इसके फॉर्मेट का नाम क्या होगा बेटा? अदालत होगी। जिस अदालत से भेजा जा रहा है वो आपका शामिल होना चाहिए उसके अंदर, अदालत का नाम होना चाहिए। अब अदालत का नाम है तो बेटा उस जिस व्यक्ति को दिया जा रहा है उस व्यक्ति का नाम भी तो लिखोगे आप, ऐसे थोड़ी ना है कि व्यक्ति का नाम नहीं लिखोगे। आप समन देने जा रहे हो व्यक्ति का नाम नहीं लिख रहे हो तो कैसे पता चलेगा? अब इसके अंदर और क्या होगा बेटा? व्यक्ति के खिलाफ जो न्यायालयिक कार्रवाई की जाएगी उसमें उसकी पेशी की तारीख लिखी होगी बेटा, इस दिन आपको पेश होना है। और इसके अलावा आपको क्या दिए जाएंगे? इसमें हस्ताक्षर भी दिए जाते हैं। किसके हस्ताक्षर होंगे? तो बेटा पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर हो सकते हैं, हाईकोर्ट द्वारा निर्देशित किसी अधिकारी के हस्ताक्षर हो सकते हैं, या फिर किसी ऐसे अधिकारी की जो कि आपके न्यायालय से संबंध रखता है उसके यहाँ पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। तो ये समन का प्रारूप है, इसका ये फॉर्मेट है जिसमें ये सारी चीजें होंगी। लिखित कैसे होगा? लिखित रूप में दिया जाएगा या फिर आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के माध्यम से दिया जाएगा। यहाँ पर आपको प्रतियां कितनी मिलेंगी यहाँ पर बात आएगी। ठीक है बेटा, गलत नहीं, गलत तो हो गया कोई बात नहीं है, हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 आता है। अब मान लो मैंने कहा कि व्यक्ति भाग गया, अब फरार हो गया। अब फरार होने के बाद में कोई अपराधी जो है, कोर्ट का वारंट जो जारी किया गया था वो फरार हो गया, उसे मिला ही नहीं है। अब पुलिस क्या करेगी? पुलिस क्या करने की कोशिश करवाएगी उसका? तो हमारे पास में ऐसी ही धारा है कि किस धारा के तहत वारंट के निष्पादन से बचने वाले व्यक्ति को भगोड़ा उद्घोषित किया जाएगा। अब फरार हो गया है तो उसके लिए उद्घोषणा की जाएगी। फरार हुआ है तो उद्घोषित किया जाएगा कि बेटा ये फरार व्यक्ति है, इसे भगोड़ा घोषित कर दिया। आपने विजय माल्या के नाम के आगे भगोड़ा सुना होगा, तो कोई ना कोई धारा होगी जिसकी वजह से उसे भगोड़ा घोषित किया जाता है। तो ऐसा ही हमारे पास में है कि फरार होने पर जो उद्घोषणा की जाती है, यानी कोई व्यक्ति फरार हो गया, उसे वारंट नहीं पहुंचा है, तो फरार होने पर क्या किया जाएगा? हम यहाँ पे उद्घोषणा करते हैं। वो उद्घोषणा जो है वो हमारे किसी ना किसी धारा का पार्ट है। तो वो कौन सी धारा के तहत वो उद्घोषणा की जाती है ये पूछा जा रहा है। तो आप यहाँ पे याद रखना, हमारे पास में एक धारा है जो कि है धारा नंबर 84। तो धारा नंबर 84 के तहत किसी भी व्यक्ति को भगोड़ा घोषित किया जाता है, यानी निर्धारित तारीख तक पेश अगर हुआ है, मालूम क्या है कि उसे पेशी की तारीख दी गई है और पेशी की जो तारीख है उस दिन तक अगर वो पेश नहीं हुआ, ठीक है, अब क्या है? पेशी की तारीख है और उस पर पेश ना होना, अब वो पेश तो हुआ नहीं। ऐसी स्थिति में क्या किया जाएगा? अब पेश तक का जो आदेश है नहीं हुआ है, इसके अलावा वो फरार हो गया, वो पेश हो ही नहीं रहा है, तो क्या कर सकता है? कोर्ट उसे क्या कर सकता है? कोर्ट उसे भगोड़ा घोषित कर सकता है। ठीक है, तो कोर्ट उसे क्या करेगा? कोर्ट उसे भगोड़ा घोषित कर देगा ऐसी स्थिति में। और ये हमारे पास में धारा नंबर 84 है। अब मान लो ऐसा भी हो जाता है कि हमारे पास में एक धारा है जिसका नाम है 85, तो एक धारा है धारा नंबर 85, तो 84 में तो उसे भगोड़ा घोषित कर दिया जाएगा। अब 85 में क्या किया जा सकता है? उसकी संपत्ति, यानी फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की का भी आदेश दे दिया जाता है। ठीक है, हमें तो उसे पकड़ के लाना है, तो किसी ना किसी तरीके से तो लाएंगे। तो यहाँ पे संपत्ति की कुर्की भी शामिल है और वो धारा नंबर 85 के तहत है। तो संपत्ति की कुर्की अगर आपसे पूछी जाएगी किसी फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की किस धारा के तहत की जाती है, तो बेटा धारा नंबर 85 के तहत एक आदेश आता है कोर्ट का, और ये आदेश कोर्ट का ही होता है, ये भी याद रखना। तो कोर्ट के आदेश के तहत उसे क्या किया जाता है? यहाँ पे भगोड़ा घोषित किया जाता है, उसकी संपत्ति को भी कुर्क किया जा सकता है। ठीक है, ओके। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आता है 7। क्या कहता है बेटा? बीएनएसएस की निम्नलिखित में से किस धारा के तहत दस्तावेज या अन्य चीज पेश करने के लिए उस व्यक्ति को समन जारी किया जा सकता है जिसके पास वे हैं? यानी
किसी धारा के तहत कोई दस्तावेज है, अब उसको सबूत के तौर पर वहां पेश करना है। किसी मामले में सबूत जो है किसी के घर में रखे हैं, मान लो कोई सबूत अपने घर में नहीं रख रहा, उसने क्या किया, दूसरे के घर में रख दिए। तो किसी के घर में रखी हुई फाइल, किसी के घर में रखा हुआ सबूत, किसी के घर में रखे हुए मोबाइल में अगर कोई सबूत है, तो क्या कोर्ट इसे सीधे ला सकता है कि नहीं भाई ऐसा है, गेट खोलो लाओ को? ऐसा नहीं कर सकता। तो यहां पर समन जो है ना, व्यक्ति को बुलाने के लिए के अलावा किसी डॉक्यूमेंट के लिए भी शामिल किया जाता है। तो आपसे कहा जाए समन जो है वो किसी ना किसी डॉक्यूमेंट के लिए, व्यक्ति को भी कहां पे क्या किया जाता है, समन दिया जाता है। तो डॉक्यूमेंट लाने के लिए भी समन पेश किया जाता है, समन यहां पे दिया जाता है, आदेश आता है। अब यहां पर हमारे पास में ऐसी कौन सी धारा है? तो अभी क्या बताया था कि समन की धारा तो सर 63 है और 64 में तामील की बात की गई है, 63 में प्रारूप की बात की गई है, 64 में व्यक्ति तक पहुंचाने की बात की गई है। तो वो तो 64 की बात थी, लेकिन डॉक्यूमेंट भी सर क्या 63 64 में आएगा? नहीं आएगा। डॉक्यूमेंट है, कोई चीज है, उसे पेश करना है, उसके लिए समन जारी किया गया है, उसकी वजह से कार्रवाई रुकी हुई है, उसकी जांच करनी है। तो बेटा हमारे पास में इसकी धारा जो है वो धारा नंबर 94 है। धारा नंबर 94 के तहत कोई भी दस्तावेज, कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी चीज जो पेश करनी है सबूत के तौर पर, उसकी जांच करनी है, कार्रवाई जिसकी वजह से रुकी हुई है, उसके लिए समन भेजा जाता है और उस समन के तहत आपके यहां से वो चीजें ली जाती हैं। ठीक है बेटा, आपका आंसर क्या हो जाएगा? 94 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 7 का ऑप्शन नंबर सी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। अब आता है 8, क्या कहता है? मान लीजिए पुलिस को यह शक है कि किसी घर में अपराध के सबूत छिपे हैं। एक तो उसने रख दिए, ठीक है, और उसने बता दिया कि दूसरे के घर में रखे हुए हैं। अब मान लो बताया नहीं उसने, लेकिन पुलिस को ना शक हुआ कि नहीं है इसके पड़ोसी के घर में रखे हुए हैं। पुलिस को शक है कि किसी जो अपराध हुआ है ना, मान लो किसी हथियार से अपराध किया गया, तो वो अपराध जो किया गया है, जिस हथियार से किया गया, वो हथियार जो है ना वो किसी पड़ोसी के घर में है। तो क्या वहां से हम फिर से सीधे लाके तलाशी ले सकते हैं? अब यहाँ पे तलाशी की बात आ गई। क्या यहाँ पर तलाशी जाकर सीधे स्टार्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। आपको तलाशी के लिए भी कोर्ट की जरूरत है, कोर्ट की अनुमति चाहिए। तो यहाँ पर याद रखना, तलाशी का वारंट जारी किया जाता है। तो कौन सी धारा उन परिस्थितियों का प्रावधान करती है कि कब तलाशी का वारंट जारी किया जा सकता है? तो याद रखना, कोर्ट यहां पे तलाशी का वारंट जारी कर सकता है। कैसे करेगा? तो कोर्ट द्वारा क्या करना? तलाशी का वारंट जारी करना। ये तो बात समझ में आ गई सर, यही तो हमें समझ में आ गया है। क्या ये धारा नंबर 94 का पार्ट है या फिर और कोई पार्ट है? तो बेटा याद रखना, ये धारा नंबर 96 का पार्ट है। और जो धारा मैं बता रहा हूं बेटा, वो धारा सारी इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर धारा नंबर 96 का पार्ट है ये, कि कौन सी, यानी कोर्ट के द्वारा तलाशी कैसे, वारंट जो जारी किया जाता है। कैसे सर, कैसे मानेंगे कि तलाशी वारंट जारी हो कर दिया जाएगा? तो बेटा बेटा समन दे दिया था हमने, अब समन के बाद भी उसने ना चीजें पेश करी नहीं, अब पेश नहीं कर रहा, तो फिर हम वारंट जारी करते हैं। जो कि धारा नंबर 94 में था, कि धारा नंबर 94 के तहत अगर आपने जो समन दिया था, उस समन के द्वारा चीजें जो थी, जो भी डॉक्यूमेंट थे, उन चीजों को क्या किया? चीजें पेश नहीं की उसने। पेश ना करना होगा तब आप तलाशी का वारंट जारी कर सकते हो। ठीक है, अगर आप बताएं कि हमारे जो डॉक्यूमेंट है ना, वो डॉक्यूमेंट किसी के कब्जे में है, आप कहेंगे नहीं सर हमारे जो डॉक्यूमेंट है ना वो किसी ने कब्जे में रखे हैं, तो कब्जे से छुड़ाने के लिए तलाशी का वारंट जारी किया जाता है, क्योंकि उसकी जरूरत पड़ रही है कार्यवाही के लिए। इसके अलावा मान लीजिए आप कार्यवाही करना चाहते हैं, कार्यवाही के लिए जरूरी है। अब मैंने कहा दस्तावेज के बारे में भी जानकारी नहीं है, हमें नहीं पता कहाँ है डॉक्यूमेंट, हमें मालूम ही नहीं है, तब भी कोर्ट जारी कर सकता है। यहां पे क्या है? डॉक्यूमेंट के बारे में पता ना होने पर भी, हमें नहीं पता है लेकिन उसके पास में तलाशी का वारंट होगा, फिर भी आपके पास में
तलाशी का वारंट होगा। तो तलाशी के वारंट को यहाँ पे किस किस प्रकार से यहाँ पे शामिल किया जाता है, किस किस प्रकार से यहाँ पे बनाया जा सकता है, तो मैंने तीनों चीजें बता दी, धारा नंबर 96 के तहत है। ठीक है, आज सब लोग कहाँ हैं भैया, पता नहीं बेटा। मेरा काम तो पढ़ाना, तो मैं आप पढ़ा गया, कल मैं गायब हो गया था, आज सब गायब हो गए। ठीक है, वो कहते नहीं है बदले की कार्रवाई, तो बदले की कार्रवाई चल रही है। कल मैं नहीं आया, आज ये नहीं आएंगे, परसों आके कहेंगे सर एक दिन हमने गैप कर दिया, एक दिन आपने कर दिया था। कोई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है बेटा, धारा नंबर 97 की बात आ गई। अब 96 में हमने क्या देखा कि उसने वहां पर वारंट जारी किया। किस लिए किया कि 94 के तहत हमने जो चीजें पेश नहीं की थी, इसी वजह से क्या किया गया, धारा नंबर 96 के तहत वहां पे वारंट जारी किया गया। किसका, तलाशी का। अब आता है धारा नंबर 97, ये कहता है ना बेटा, चुराई गई संपत्ति की तलाशी वारंटी। अब आपने मान लीजिए कोई चीज चुरा ली है, अब चुरा ली कोई चुराई हुई संपत्ति है, या फिर आपने कोई सिक्के बनाए थे, या फिर आपने किसी का डॉक्यूमेंट बनाया था नकली, तो ये आपने छिपा के रखे हैं। अब ऐसा तो नहीं है चोरी की चीजें आप सामने रख दोगे, नहीं रखोगे। तो ऐसी स्थिति में चुराई गई संपत्ति के लिए भी वारंट जारी करा जा सकता है, लेकिन कौन जारी करेगा, ये बात पूछी जा रही है कि इसे जारी कौन करेगा। तो यहां पर याद रखना कि हमारे पास में एक धारा है 97, और इस 97 के अनुसार कि हमारे जिले का जो मजिस्ट्रेट होगा, या फिर हमारे पास में यहाँ पे सब डिविजनल मजिस्ट्रेट होगा, या फिर हमारे पास में जुडिशियल मजिस्ट्रेट होगा, ये तीनों ही क्या कर सकते हैं, चुराई संपत्ति के लिए तलाशी का वारंट जारी कर सकते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, आगे समझ। हाँ जी, बिल्कुल बी आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ में। ये कहता है कि हमारे पास में एक धारा है सर, कौन सी है, 103 नंबर की। ये कहता है कोई बंद स्थान है, उसकी तलाशी लेनी है। मान लीजिए कोई ऐसी जगह है जो बंद पड़ी है, तो बंद जगह की तलाशी लेनी है। अब उसको दरवाजे खोलने के लिए कानून का दरवाजा हमेशा खुला है, यानी बंद जगह के दरवाजे को खुलवाने के लिए कानून का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। ये है धारा नंबर 103, जो क्या करती है कि बंद स्थान की तलाशी की अनुमति दे देती है। अब अनुमति देगी, कैसे देगी कि भाई वो बंद जो जगह है ना, वो किसी ना किसी के तो अंडर होगी। भाई ऐसा नहीं है कि हम कह जाते हैं कि बेटा तू इसे देखते रहना। वो देखते रहने का मतलब क्या है, वो भार साधक व्यक्ति है, जिसने वो भार लिया है कि मैं इस बंद जगह को देखता रहूंगा। आप यहाँ पे ताला लगा गए हो तो मैं देखता रहूंगा। तो इस वजह से बंद स्थान के जो भार साधक व्यक्ति हैं, जिसके पास में वो जिम्मेदारी दी गई है, वही व्यक्ति जो है वो तलाशी की अनुमति दे सकता है, उसे देनी पड़ेगी। तो तलाशी के लिए प्रवेश की अनुमति कौन देगा, वो ही भार साधक व्यक्ति। तलाशी के लिए अधिकारी को जो सुविधाएं देनी है, जो आपको वहां पर चीजें पहुंचानी है, वो कौन करवाएगा, वही भार साधक व्यक्ति, जिसको वहां पर अधिकार दिया गया था कि बंद जगह को देखते रहो। तो यहां पर क्या है, तलाशी के लिए प्रवेश की अनुमति, अधिकारी को सभी सुविधाएं प्रदान करना, ये आपका ऑप्शन नंबर ए में है, धारा नंबर 103 के तहत है। तो 103 के तहत बंद जगह का दरवाजे खोलने के लिए या बंद जगह की यहां पे तलाशी लेने के लिए हम यहां पे धारा नंबर 103 का यूज करते हैं। आया समझ। RN ऑफिशियल जुड़ चुके हैं भैया यहाँ पे, और राधे कृष्णा भाई बहुत लेट आए, कल हम लेट थे तो आज तुम लेट हो, और आज इतना लेट हो कि 12:30 बजा दिए। कल 12:30 बजे तक इंतजार किया था, तो आज 12:30 बजे ही क्लास लेने आए हो। ठीक है, कल की वजह से, है ना। चलो कोई बात नहीं है बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ जाते हैं। 11 यहाँ पे क्या कहता है कि BNSS की धारा 111 है, 103 पढ़ी अभी हमने, और 103 के तहत हमने क्या देखा था, 103 के तहत कोई व्यक्ति है जिसने कोई जिम्मेदारी दी है किसी बंद जगह की किसी व्यक्ति को, तो वो व्यक्ति जो जिसके पास में वो जिम्मेदारी है, उसको तलाशी का वारंट जारी किया जाता है, और वही अनुमति देता है कि बेटा तुम यहाँ पे सारी चीजों की व्यवस्था करो, तुम यहाँ पे हमें एंट्री दिलवाओ। ठीक है, सारी चीजें वो देखता है। अब 111 की बात करता है क्या कि BNSS की धारा 111, इसके तहत पहचान करने में शामिल क्या है। अब पहचान करनी है, आइडेंटिफिकेशन करनी है। किसकी आइडेंटिफिकेशन करनी है, यानी किसी अपराध की संपत्ति किसी के पास मिल जाए, तो कैसे साबित होगा कि अपराध से जुड़ी है, आप कैसे साबित करोगे। तो उस संपत्ति की पहले आइडेंटिफिकेशन की जाएगी, उस संपत्ति की पहले ट्रेसिंग की जाएगी कि ये अपराध से जुड़ी हुई थी या फिर नहीं। मान लो चोरी की संपत्ति किसी के घर में मिली। अब चोरी की संपत्ति मिलना, यहां पे पहले उस चोरी की संपत्ति का आइडेंटिफिकेशन होगा कि ये चोरी की संपत्ति है या नहीं। पहले वो ट्रेसिंग होगी कि ये चीज जो है यहां तक कैसे पहुंची। तो वो सारी चीजें जो की जा रही है ना, इसमें आइडेंटिफिकेशन और ट्रेसिंग वाली बात वो कानूनी रूप से
वैध होती है, यानी वो वैलिड होती है। तो धारा नंबर 111 के तहत पहचान करने में शामिल क्या होगा? इस बात का सबूत स्थापित करना कि अभियुक्त किसी अपराध को अंजाम देने से संबंधित है, या फिर इस बात का प्रमाण स्थापित करना कि संपत्ति किसी अपराध के किए जाने से व्युत्पन्न हुई है। तो बेटा ये कह रहा है कि अपराध के किए जाने से व्युत्पन्न है, यानी वो अप्रूफ जो है यहां पे अपराध हो चुका है। अपराध हो चुका है का मतलब क्या है? अपराध होने के बाद में आपकी ट्रेसिंग की गई है, अपराध होने के बाद में ही उसको आइडेंटिफाई किया जा रहा है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो यहां पर सही हो जाएगा कि कोई भी संपत्ति है वो उसी से व्युत्पन्न है, वो उसी से रिलेट करती है, उसी से डिराइव्ड करती है कि ये व्यक्ति जो है यहां पर कोई चोरी की संपत्ति यहां पे रखे हुए है। इसकी ट्रेसिंग आइडेंटिफिकेशन 111 के तहत की जाती है, जो संपत्ति की पहचान से संबंधित है बेटा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े अब। जी सर। अच्छा जी, निशांत क्लास नहीं ले पा रहे थे, आगे कोई बात नहीं है, चलो एक बात करते। ओहो भाई, ये तो कुछ छोटा बड़ा सा है, इसको कैसे करेंगे? ये कर दिया आपका बहुत बड़ा सा क्वेश्चन। ठीक है, छोटा तो होगा नहीं, छोटा नहीं हो रहा है, करके देखते हैं। अरे हो गया, हो गया। दिख रहा होगा ना अब क्वेश्चन आपको? अब आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे क्या कहता है, इसको पढ़ो, मैं हट जाता हूँ साइड से। क्वेश्चन नंबर 12 को पढ़ो। ओह नो, इतना बड़ा क्वेश्चन? हाँ जी बिल्कुल, लेकिन है कुछ नहीं इसके अंदर, बड़ा ही बड़ा है बस ये। यहाँ पे इसके बारे में बस पढ़ना है और आपको आंसर देना है। तो 100 कौन सा क्वेश्चन नंबर 12, पहला कहता है एक तरफ में दावा किया जा रहा है, दूसरी तरफ में उसका कारण दिया गया है। ठीक है, एक तरफ में हमारे पास में ऐसे समझ सकते हैं एक कथन है और इसका कारण दिया गया है। तो कथन क्या कहता है कि जो बीएनएस 2023 है ना, उसकी धारा 117 है, उसके अनुसार केंद्र सरकार ने किसी संविदाकारी राज्य के साथ में व्यतिकारी व्यवस्था की है। भाई चैप्टर नंबर कौन सा है? चैप्टर नंबर 8 है ये, व्यतिकारी व्यवस्था वाला। व्यतिकारी व्यवस्था का मतलब पारंपरिक चीजों के अनुसार कोई कार्य करना, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करना। वह अधिसूचना द्वारा उस संविदाकारी राज्य में अपराध करने वाले व्यक्ति की भारत में किसी भी संपत्ति को जब्त घोषित कर सकती है। मतलब क्या है? अपराधी क्या है? भाग गया है, लेकिन उसका जो काला धन है वो कानून से बचेगा नहीं। बीएनएसएस में अंतरराष्ट्रीय अपराधों से अर्जित संपत्ति की कुर्की और जब्ती कैसे होती है, वो सारी चीजें इसके अंदर दी गई हैं। अब आप कहोगे सर संविदाकारी राज्य कौन सा होता है? यानी ऐसा देश जिसके साथ में हमारी कानून के लिए, आपसी कानूनी के लिए, का आपराधिक चीजों के लिए कोई ट्रीटी की गई हो, कोई यहां पे क्या किया गया हो, संधि की गई हो, वो हमारा संविदाकारी राज्य कहलाता है। तो केंद्र सरकार को शक्ति प्रदान करता है धारा नंबर 117, जो क्या कहता है कि किसी संविदाकारी राज्य, जो कि एक ऐसा देश है जिसके साथ में हमारी क्या है, कानून की ट्रीटी है, पारस्परिक व्यवस्था के लिए एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। अब जारी करने के बाद में अपराधी की भारत में कोई प्रॉपर्टी है, अपराधी जो है वो दूसरी जगह पर अपराध करके आया, भारत में उसकी प्रॉपर्टी है और उसको जब्त कर सकता है। ये हमारा धारा नंबर 117 के तहत दावा जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति अपराधी है और यहाँ पे क्या है, संविदाकारी राज्य के साथ में हमारे संबंध अच्छे हैं, हमारी अंतर्राष्ट्रीय अपराध के लिए एक ट्रीटी उनके साथ में हो चुकी है, तो यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा उस देश का जिस जहां पर अपराध हुआ है, और उसके तहत अपराधी की कोई संपत्ति भारत में है तो उसको जब्त किया जा सकता है। ऐसे ही उल्टा कर लो कि भारत में किसी ने भारत से अपराध करके वो बाहर भाग गया, तो यहां पर ऐसा ही होगा कि भारत भी उसकी संपत्ति को क्या कर सकता है, यहां पर कुर्क कर सकता है, यानी कुर्की कर सकता है। ये बात की गई है। ठीक है, अब हमारे पास कारण क्या है? यह प्रावधान अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध को रोकने और अपराधियों को उनके अपराध की आय का आनंद लेने से रोकने के उद्देश्य से है।
उनके अवैध साधनों से अर्जित संपत्ति को जब्त करके, भले ही वे संपत्ति किसी अन्य अधिकार क्षेत्र में स्थित हो। मतलब क्या बोला गया बेटा, अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध है, मतलब हमारे जो संबंध है अंतर्राष्ट्रीय, उसमें क्या किया गया है कि मान लो उसने कोई अपराध किया, अपराध को रोकना है हमें कि नहीं, बिल्कुल रोकना है। अपराध का मान लो उसने कोई पैसा अर्जित किया, चोरी का हो या फिर लूट का हो या फिर किसी भी प्रकार से उसने डकैती की हो या फिर कहीं से भी लेके भाग गया हो, तो उसको जो आनंद वहां पे आएगा, जो खर्चा वो करेगा, उससे रोकने का है। यानी अवैध साधनों से जो संपत्ति उसने अर्जित कर रखी है, उसको जब्त करने का अधिकार भी इसके तहत दिया गया है। इसका मतलब क्या है, ए सही है और इसके लिए जो हमारे पास कारण है वो भी सही है। और ये इसकी व्याख्या कर रहा है कि हमारे पास में धारा नंबर 117 में ये सारी चीजें क्यों दी गई हैं, और आपका कारण जो है, कथन जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो सही हो जाएगा। आया समझ बेटा, ये बात बताओ, समझ में आया? राइट आर्यन भैया जी, मैं नहीं आता तो कोई नहीं आता क्लास में, और तुम आ जाते हो तो सब आ जाते हैं। वाह जी वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है यार, तुम ही आ जाया करो, फिर क्या है। अगर कोई नहीं आता है तुम्हारी चक्कर में तो तुम पहले आ जाया करो, पहले फिर बैठे देखा रहा करो कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा। ठीक है, आज से तुम्हें ये जिम्मेदारी दी जाती है, और कि आपके पास में अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे देख रेख करता है, वो तुम ही हो जो यहाँ पे लोगों को देखेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आता है 13। बीएनएसएस की बात की जा रही है, बिल्कुल की जा रही है। 2023 की धारा 111 का क्लॉज नंबर 1, इसके अनुसार आपराधिक मामलों में सहायता के लिए किसी विदेशी देश या क्षेत्र के साथ में व्यतिकारी व्यवस्था करने के लिए किसे सशक्त किया गया है। यानी देशों के बीच में समझौता अगर कोई करेगा तो वो कौन करेगा। बीएनएसएस में आपराधिक मामलों में विदेशी सहयोग की नींव कौन रखेगा। ये धारा नंबर 111 का क्लॉज नंबर 1 में दिया गया है कि हम जो है ना, किसी भी देश किसी भी क्षेत्र के साथ में आपराधिक मामलों में सहायता के लिए कोई ना कोई व्यवस्था करते हैं, वही व्यवस्था आपकी व्यतिकारी व्यवस्था कहलाती है। यानी यहां पे हमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की जरूरत है, तो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए भी संधि की जाती है। कोई व्यक्ति यहां से भागकर किसी दूसरे देश में जाता है तो दूसरे देश के साथ में अगर हमारे कानूनी आपराधिक मामलों से संबंधित कोई संधि हो रखी है तो वो भी वहां पर क्या होगा, अपराधी ही माना जाएगा, और उसके तहत क्या किया जाएगा, उसे लाने का प्रयास किया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि भारत में उसकी जो संपत्ति है उसको जब्त किया जाए, या विदेश में उसकी संपत्ति है उसको भी जब्त किया जाए। ये करेगा कौन, इसके लिए करने की व्यवस्था किसके पास है, ये पावर किसके पास है, ये पावर है केंद्र सरकार के पास। तो केंद्र सरकार के पास ये पावर होती है कि किसी भी व्यक्ति के साथ में, किसी भी विदेशी देश के साथ में वो सहयोग करे, किसी भी देश के साथ में अंतर्राष्ट्रीय संधि करे, तो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए कौन संधि करेगा, विदेश मंत्री करेंगे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, भारत का या केंद्र सरकार जो होगी वो यहां पर रिस्पॉन्सिबल होती है किसी भी देश के बीच में समझौते के लिए। तो आपका जो आंसर है बेटा ए गलत है, कंफ्यूजन था, सी ही होए रे बाबा। हाँ जी बिल्कुल सी ही होए। कमेंट बॉक्स अकेले गोमती से सैंडल कर रही थी कोई बात नहीं है, हो जाता है कभी कभी भाई। कल वो कहते ना बदला लेने वाला, तो भाई आपने बदला ले लिया, कल मैं नहीं आया आज हम नहीं आ रहे, जाओ पढ़ा, देखते हैं कैसे पढ़ाओगे, है ना। ये बात समझ में आ गई कि किस प्रकार से संविदाकारी राज्य के साथ में हमारे जो संबंध होते हैं, उसको संबंध को करने वाला कौन होता है बेटा, वो केंद्र सरकार ही होती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है। हमारे पास में एक धारा है 115, कौन सी धारा है बेटा, 115 है। अब 115 के तहत बोला गया है कि कोई राज्य है संविदाकारी राज्य, राज्य का मतलब वो नहीं है, राज्य का मतलब है कोई देश। राज्य का मतलब क्या है कि जब हम किसी देश के साथ में कोई ट्रीटी कर रहे हैं, ये वो वाले राज्य की बात की जा रहा है। आप ये मत कहना सर उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, तो नहीं 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 सर, तो तमिलनाडु की बात हो रही है बेटा, इसकी बात नहीं हो रही, देश की बात हो रही है। क्योंकि यहाँ पे स्टेट जो वो वर्ड जो यूज किया जाता है वो मोस्टली हमें किसी भी देश के लिए भी यूज किया जाता है, हमारे संविधान में भी। हाँ वो बात अलग है कि हम हमारे यहाँ पे जो स्टेट वर्ड है उसका मतलब कोई एक ऐसा राज्य है जो हमारे देश के अंदर है। ठीक है, संविधानकारी राज्य में आपराधिक मामले में जांच या कार्यवाही के प्रयोजन के लिए कोई भी दस्तावेज, कोई भी ऐसा दस्तावेज या साक्ष्य उस संविधानकारी राज्य के किसी न्यायालय या प्राधिकारी को कौन भेज सकता है। सीधी सीधी बात है कि अगर कोई जांच चल रही है जिसमें विदेशी जांच भी शामिल है, तो विदेश में जांच में जो हमारे पास से जो सबूत हैं
वो अगर मांगे जाते हैं तो उन्हें कौन भेजेगा? हमारे पास से अगर कोई सबूत मांगता है, उसे भेजने का अधिकार किसके पास है? ये धारा नंबर 115 कहती है। तो धारा नंबर 115 कहती है कि कोई भी देश है, उसके सक्षम न्यायालय से किसी आपराधिक जांच के लिए भारत में उपलब्ध किसी साक्ष्य को अगर मांगा भेजने का अनुरोध किया जाता है, तो वह उस दस्तावेज को उस देश के न्यायालय के प्राधिकरण को भेज सकती है। लेकिन कौन भेजेगा भाई? इनमें से कौन भेजेगा? क्या पुलिस स्टेशन का प्रभारी भेजेगा, या फिर केंद्र सरकार भेजेगी, या फिर इसमें से राज्य का उच्च न्यायालय जहां अपराध किया गया हो वो भेजेगा, या फिर अपराध का जो शिकारी है वो भेजेगा? जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। विकास को ब्लॉक कर दो भाई। विकास कौन है ये तो मुझे पता चले। प्रांशुपाल का आंसर, केंद्र सरकार सर्वोपरि होती है। सी आंसर, सी आंसर आ रहा है। हाई कोर्ट दिया आरएन ऑफिशियल ने। और गोमती कह रही है ए आंसर। गोमती को कंफ्यूजन भी है, और ऑफिशियल का आंसर आ चुका है सी। तो यहाँ पे आंसर जो होगा वो बेटा कौन सा होगा? तो बेटा यहाँ पर जो आंसर होगा वो ना तो सी होगा, ना ही ऑप्शन नंबर ए होगा। मैंने अभी बताया था कि केंद्र सरकार के पास ही ऐसी शक्ति होती है जो किसी भी विदेशी सहयोग की बात करती है। केंद्र सरकार के पास ही ऐसी शक्ति होती है जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की बात करती है। केंद्र सरकार के पास ही ऐसी शक्ति होती है कि बाहर के किसी भी न्यायालय के द्वारा भी अगर यहाँ पे जांच का आदेश आता है, बाहर के न्यायालय के द्वारा कोई अनुरोध भी भेजा जाता है, अगर बाहर के न्यायालय के द्वारा कोई डॉक्यूमेंट भी मांगा जाता है, वो डॉक्यूमेंट भेजने का काम भी केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? ये शक्तियां सारी केंद्र सरकार के पास होती हैं। जब भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध की बात आ जाती है, जब भी अंतर्राष्ट्रीय रिलेटेड कोई भी जांच की बात आती है, जब भी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की बात आती है, जब भी अंतर्राष्ट्रीय से रिलेटेड कोई सबूत की बात आती है, या फिर कोई भी अपराधी की बात आती है, तो सभी के लिए यहां पे अगर कोई काम करेगा तो वो कौन करेगा? वो केंद्र सरकार करेगी। वो हमेशा यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। तो आपको समझ में आया? हाँ जी बिल्कुल भाई, क्यों नहीं पढ़ते हो? क्वेश्चन तो पढ़ना होता है। हम लोग यहाँ पे यही तो गलती करते हैं कि आप लोग यहाँ पे क्या सोचते हो कि यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया ना, बस इससे थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़ के और आंसर दे दो। बेटा सबसे पहले आप अगर क्वेश्चंस की लैंग्वेज नहीं समझ पा रहे हो, तो आप आंसर की लैंग्वेज तो बाद की बात आती है। तो बेटा पहले कोई भी चीज हो, क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन को समझो। अगर मैं आपसे आपका नाम पूछता हूं तो आप अपना नाम ही तो बताओगे। तो आपने अगर क्वेश्चन नहीं समझा तो आप किसी दूसरे का नाम बता दोगे। भाई नाम पूछा था, हमें नहीं पता किसका पूछा था, क्योंकि उसमें ये नहीं बोला था कि तुम्हारा नाम। भाई मैं पूछा नाम क्या है, तो नाम क्या है मैं पूछ किससे रहा हूं? तुमसे पूछ रहा हूं, तो तुम्हें बताना है। पहले क्वेश्चन को समझना होता है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना होता है, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, क्वेश्चन क्या बताना चाहता है, और इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर ढूंढने होते हैं कि हाँ सर इससे रिलेट करके ये आंसर है। तो चीजों को पहले समझना होता है बेटा। है जल्दी नहीं करनी होती। एक बात याद रखना, जब आप जल्दी करने की कोशिश करते हो ना, तो जल्दी का काम शैतान का। वो अपने आप को शैतान मत समझना। मतलब ये होता है ना कि जल्दी का काम शैतान का होता है। तो इसका मतलब क्या है? ये केवल शैतान बोलने का तरीका नहीं है, ये कहने का तरीका है कि जल्दबाजी में हमसे गलतियां हो सकती हैं। तो जल्दबाजी में गलती ना करने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? पहले उस हर चीज को समझना पड़ेगा। देखो जो चीज आपको आती है वो देख के ही आएगी, लेकिन जो चीज आपको समझनी है वो समझ के ही आएगी। अगर आती है वो आप कहेंगे पहले का सी होगा तो सी ही होगा, हमें पता है कि सर इसका आंसर ये होने वाला है। वो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा समझ विकसित करनी होती है, तभी कहते हैं ना वो वही लॉजिकल रीजनिंग होती है जहां पर लॉजिक वाले तर्क आना स्टार्ट हो जाए। इसलिए कह रहा हूं थोड़ा सा ध्यान से। सर जी क्लास टाइम से शुरू कीजिएगा, और पूरा क्लास होने के बाद जो हम लोग पढ़े उसका सुपरफास्ट लास्ट रिवीजन 5 मिनट अलग से करा दीजिए, क्योंकि बीएनएस पहली बार पढ़ा जा रहा है मेरे द्वारा। तो कोई दिक्कत नहीं, हाँ ये भी कर देंगे, बिल्कुल ठीक है। अगर आप जो क्वेश्चन मैंने कराए हैं उन चीज़ों को लेके चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। तो पहले अब देखो, ये क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा, ये क्वेश्चन आपको करना है। शब्दों का बहुत महत्व कानून में, और हर शब्द का मतलब है हमारे पास में, ये आपको करना है। इसका आंसर नहीं दूंगा मैं। कहता है बीएनएसएस 2023 की धारा 124 एक के अनुसार इस अध्याय के संदर्भ में संविदाकारी राज्य शब्द का क्या अर्थ है? तो संविदाकारी राज्य का अर्थ क्या है वो आपको बताना है। भारत के क्षेत्र के भीतर कोई राज्य की बात की जा रही है, भारत के बाहर कोई देश की बात की जा रही है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा की बात की जा रही है, या भारत से सहायता प्राप्त करने वाले कोई विकासशील देश की बात की जा रही है। इसको समझना है और आंसर देना है, और ये आंसर आपका कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। और इसका आंसर कमेंट बॉक्स का मतलब क्या है? जो हमारे पास में जब क्लास खत्म हो जाएगी उसके बाद जो
कमेंट बॉक्स आपका हाजिर होगा उसकी बात की जाती है। अब बात जो आरएन ने बोली है बेटा, आरएन ऑफिशियल की जो बात है उस बात को मानते हुए हाँ ये कमेंट बॉक्स के लिए आंसर है। यहां पे मैंने क्या बताया बेटा, अध्याय नंबर 6, 7 और 8 की बात की जा रही है, तो मैंने आज जो है 6, 7 और 8 से रिलेट करते हुए आपके यहां पे क्वेश्चंस रखे थे। अब इसमें मैंने आपको यहां पे बताया कि सबसे पहले चैप्टर नंबर 6 क्या है, ये क्या कहता है, ये चैप्टर नंबर 6 कहता है हाजिर होने के लिए। अब बेटा किसी को कोर्ट में हाजिर होने के लिए क्या करना पड़ता है, समन देना पड़ता है। आप समन दोगे, गिरफ्तारी का वारंट दोगे, उसकी उद्घोषणा करने की कोशिश करोगे, अगर वो नहीं है, वो भाग जाता है तो उसकी कुर्की करोगे, और इसीलिए यहाँ पे आदेश दिए जाते हैं। तो आपका चैप्टर नंबर 6 उसको हाजिर करने के लिए समन, गिरफ्तारी का वारंट या फिर उसको भगोड़ा घोषित करना या फिर उसकी कुर्की, संपत्ति की कुर्की करने से संबंधित है। इसके अंदर धारा जो है वो 63 से लेकर 93 तक है। ठीक है, जब हम यहाँ पे 8, 7 की बात करते हैं बेटा, मान लो उसके पास में कोई चीज ऐसी है जो सबूत के तौर पर यहाँ पे यूज की जा सकती है। हो सकता है वो कोई चीज जो है वो चुरा कर लेके आया है, हो सकता है उसके डॉक्यूमेंट किसी के दूसरे के घर में पड़े हुए हैं, तो उसके लिए भी तलाशी यहाँ पे क्या किया जाएगा, उन चीजों के लिए भी समन जारी किया जाता है। उन चीजों को पेश करना है, उनके लिए भी समन जारी की जाएगा। अब मान लो उसने पेश किया ही नहीं, समन का मतलब है कि हाँ आपके खिलाफ न्यायिक कार्रवाई हो रही है, लेकिन अगर आप शामिल नहीं करते हो तो बेटा वारंट जारी किए जाते हैं। वहां पे गिरफ्तारी का वारंट है, यहाँ पे तलाशी का वारंट जारी किया जाता है। ठीक है, तो वो आपकी चीजें कहां आती है, 94 से लेके 110 तक आती हैं। फिर जब आते हैं कि सहायता किससे की जाएगी, वित्तकारी व्यवस्था के लिए, मतलब किसी देश के साथ में सहायता मांगी जाए, तब ऐसी स्थिति में हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध को मजबूत करने का प्रयास करते हैं। वो धारा नंबर 111 से लेके 124 तक। तो आज अगर टोटल की बात की जाए तो 63 से लेके 124 तक की धारा पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 6, 7 और 8 को पढ़ रहे हैं। ये मैंने शुरुआत में बताया था। ठीक है, त्रिषा नमस्ते, गुड मॉर्निंग नहीं है बेटा, गुड आफ्टरनून हो चुका है। आप बहुत देर लेट आए हो, बहुत जल्दी, या फिर कल की क्लास के लिए आप जल्दी आ गए हो। फिर मैंने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे क्या है, धारा नंबर 64 की बात की, किसकी बात की जा रही है, समन की तामील की बात की जा रही है। तो समन की तामील आमतौर पर कैसे की जाती है, तो बेटा किसी को समन कैसे भेजा जाता है, व्यक्तिगत रूप से भेजा जाता है। आप व्यक्तिगत रूप से किसी को समन भेजोगे, किसी व्यक्ति को समन एक कॉपी दी जाती है। अगर आप यहाँ पे किसी और को समन थोड़ी ना दोगे, उसे ही तो देने जाओगे, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही था। दूसरे का क्या था, दूसरा क्या था, हमारे पास में एक कथन था, पूछा गया था ये सही है या नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास में एक धारा है, धारा नंबर 66, और ये धारा नंबर 66 यहाँ पे क्या कहती है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है वो व्यक्ति वहां पे घर पे नहीं मिला। अगर वो व्यक्ति घर पे नहीं मिला है तो इसी वजह से उसके पास में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो घर में पुरुष हो, और पुरुष भी कैसा हो, वरिष्ठ नाम का, यानी कहते हैं ना बाबा वगैरह हमारे घर में रहते हैं, तो उसको भी यहाँ पे समन दिया जा सकता है। लेकिन अगर दोनों ही उपस्थित ना हो तो ऐसी स्थिति में आप एक ऐसी जगह पर समन लगा के जाओगे जो उसके घर पे हो, यानी उसके निवास स्थान के मेन गेट पर चिपका के जाओगे। ये बात करती है धारा नंबर 66। ठीक है, इसलिए ये सही था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, और थर्ड क्या कहता है, धारा नंबर 74 की बात करता है। तो धारा नंबर 74 जो है वो गिरफ्तारी के वारंट से रिलेटेड है, यानी आप यहां पे क्या कर सकते हैं, गिरफ्तारी का वारंट जारी कर सकते हैं। लेकिन जारी करके दिया किसे जाएगा, कौन होगा जिसे दिया जाएगा, कौन है जिसे यह अधिकार दिया जाएगा, तो बेटा वो पुलिस अधिकारी को दिया जाता है। वो एक भी हो सकता है या उसके साथ में जो पूरी टीम जा रही है या उनके साथ में उसको मिलके एक यहाँ पे क्या दिया जाता है, वारंट दे दिया जाता है यहाँ पे गिरफ्तारी का। ठीक है, हाँ 67 में मतलब चिपका कर आ सकते हैं, चिपका कर ऐसी जगह पर आएंगे जो उसे दिखाई दे, आसानी से दिखाई दे। ऐसी जगह पर नहीं आएंगे कि भाई उसके बाथरूम में जाके चिपका है, हमें दिखाई नहीं रहा, पता ही नहीं है। ऐसी जगह जहां से उसे आसानी से दिखाई जा जाए, वो मेन गेट हो सकता है या फिर उसके आसपास का वो एरिया जहां से उसका गेट जो है बिल्कुल सामने हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ा था, इसमें हमने धारा पढ़ी थी बेटा, धारा 80 जो है वो किससे संबंधित है, वो धारा 80 जो है वो आपके अधिकारिता के बाहर निष्पादन के लिए भेजा गया वारंट है। तो कोई वारंट आपको कहां पर भेजा जा रहा है, वो आपको यहाँ पे आपका आपका डी के तहत है, 80 के तहत है। 79 यहाँ पे क्या किया जाए, वारंट का निष्पादन कहाँ किया जा रहा है, मतलब क्या है कि कोई व्यक्ति है वो कहां पर है, उस जगह पर भेजा जा रहा है या कहीं और भेजा जा रहा है, ये सारी 79 के तहत है। धारा नंबर 85 की बात करते हैं, कोई व्यक्ति फरार हो जाए तो फरार होने की स्थिति में उसकी संपत्ति की कुर्की की जा सकती है धारा नंबर 85 के तहत। तो धारा नंबर 85 संपत्ति की कुर्की से रिलेटेड है। अब 89 क्या कहता है, अब यहाँ पे 89 कहता है कि यहाँ पे कि मान लीजिए कोई जो संपत्ति है कुर्क की गई थी, अब उसकी वापसी लेनी है।
तो वापसी के लिए आपको आदेश आएगा, इसके लिए आप अपील करोगे, तो अपील कहां की जाएगी उसकी बात की जा रही है आपका धारा नंबर 89 में। तो धारा नंबर 79 क्या कहती है, वारंट वारंट जो है कहां निष्पादित किया जाएगा। धारा नंबर 80 जो ये कहती है कि अधिकारिता जो है किसके अधिकारिता के बाहर कोई निष्पादन भेजा जाना है, तो वो आपका यहाँ पे 80 के तहत। 85 क्या कहता है, फरार व्यक्ति की संपत्ति को कुर्की करनी है। 89 कहता है यहाँ पे कि कुर्की संपत्ति की वापसी कैसे की जाएगी, उसके लिए अपील कहां करनी है, वो 89 कहता है। ये बात समझ में आई बेटा? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बेटा, ये बिल्कुल मैंने आपको इसी वजह से आरएन की बात मानी है, तो आरएन के अकॉर्डिंग मैं चीजें को लेके चल रहा हूं। बीएनएस की धारा है हमारे पास में, इसके अंतर्गत समन के प्रारूप, यानी हमारे पास में समन का प्रारूप कैसा होना चाहिए, समन कैसा लिखा होना चाहिए, समन किसके लिए लिखा होना चाहिए, समन का कोड कौन सा है, उसे कौन सा कोड, यहाँ पे समन पर हस्ताक्षर किसके होंगे, ये पूरा एक प्रारूप होता है, यानी एक फॉर्मेट होता है। आप भी जब फॉर्म भरते हो तो उसका एक फॉर्मेट लेते हो, वही फॉर्मेट आपका धारा नंबर 63 के तहत दिया गया है कि 63 नंबर के जो है वो धारा नंबर 63 कहती है कि समन जो है वो किस प्रकार से लिखा जाएगा, समन यहाँ पे किसको देने के लिए लिखा जा रहा है, समन यहाँ पे कौन सी अदालत लिख रही है, समन यहाँ पे लेने के बाद में उस पर हस्ताक्षर किसके किए जा रहे हैं, समन पर लिखा जाता है उसकी पेशी, जो आपका व्यक्ति को भेजा जा रहा है उसकी कब पेशी की जानी है, तो न्यायालय के द्वारा जो भी शुरुआत की जाएगी वो सारी चीजें आपकी धारा नंबर 63 के तहत समन के द्वारा से दी जाती हैं। बीएनएसएस की धारा के तहत वारंट के निष्पादन से बचने वाले व्यक्ति को भगोड़ा। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ पे कैसा है, कोई व्यक्ति यहाँ पे फरार हो गया। अब फरार कैसे होगा भाई, अपराध करके ही फरार हो सकता है, तो उसे समन जारी किया जा रहा है। अब समन क्या है, वहां पे पहुंचा नहीं, पहुंचा तो देखा तो व्यक्ति नहीं है, अब व्यक्ति वहां पे फरार हो चुका है, तो ऐसी स्थिति में उसे भगोड़ा घोषित किया जा सकता है कि व्यक्ति भाग चुका है, तो भागना आपका धारा नंबर 84 में है। तो भगोड़ा घोषित करना धारा नंबर 84 के तहत एक अपराध है, जो कि आपका यहाँ पे एक धारा है उसके तहत यहाँ पे दिया जाता है। हाँ जी 63 का विवरण, बिल्कुल भाई सही बात है। बीएनएसएस की निम्नलिखित में से किस धारा के तहत दस्तावेज या अन्य चीज पेश करने के लिए उस व्यक्ति को समन जारी किया जाता है जिसके पास भी हैं। मैंने क्या बताया था कि कोई भी डॉक्यूमेंट है, कोई भी सबूत है, किसी के घर में रखा हुआ है, किसी की संपत्ति यानी कोई भी चुराई हुई चीज है, कोई फाइल है, यहाँ पर कोई कोर्ट में उसको ले जाना है, तो लाने के लिए हमारे पास में क्या होगा, क्या कोर्ट जाकर सीधे लाएगा, क्या पुलिस वहां से सीधे लेके आएगी, नहीं, वो व्यक्ति बुलाने के लिए, पहले व्यक्ति को बुलाने के लिए समन भेजा था, अब उसके सबूत के लिए, उसके डॉक्यूमेंट के लिए फिर समन भेजा जाएगा। तो यहां पर डॉक्यूमेंट के लिए अलग से समन भेजा जाता है, किसी भी चीज को पेश करने के लिए समन भेजा जाता है, कार्यवाही के लिए समन भेजा जाता है, वो धारा नंबर 94 के तहत भेजा जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 था। अब यहाँ पे समन भेज दिया, अब समन भेजने के बाद में ये हुआ क्या, अब उसके पास में वो क्या है कि वो चीज उसने लाई नहीं, वो आदेश जो आया था उसने माना नहीं। अब आदेश नहीं माना तो क्या करें, क्या घर में घुसकर तलाशी ले लें, नहीं ले सकते हो आप ऐसे, आपको उसके लिए भी कोर्ट की अनुमति चाहिए। तो यानी किसी को शक है कि इसका जो अपराध किया गया है, जिस हथियार से किया गया वो हथियार ना इस पड़ोसी के घर में है, तो उसको यहाँ पर कोई सीधे जाकर नहीं निकाल सकता, उसके लिए आपको कोर्ट से अनुमति लेनी पड़ेगी, वारंट जारी करवाना पड़ेगा, और तलाशी का वारंट जारी करना धारा नंबर 96 के तहत है। तो इस जगह इस बार आपका धारा नंबर 96 है। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बता रहे हैं 96। 9 कहता है यहाँ पे, अब 96 के बाद 97 की बात आ गई। मान लो कोई चीज चुरा के आ गई, तो चुराई हुई चीज के लिए यहां पर अगर वारंट जारी करना है कि कोई व्यक्ति था वो चुरा के लेके आया था, उसके लिए वारंट जारी करना है, उस पर हस्ताक्षर किसके होंगे, उसकी शक्ति किसके पास है, तो बेटा चुराई गई संपत्ति या नकली दस्तावेज, नकली सिक्के आदि अगर कहीं पर छिपे हुए हैं तो जिला मजिस्ट्रेट इसमें काम करता है। तो जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा यहाँ पर उस पर क्या किए जाते हैं, साइन किए जाते हैं, उनके द्वारा वारंट जारी किया जाता है। सर विकास को ब्लॉक करके जाना 9 बजे वाली क्लास में डिस्टर्ब करता है। बेटा विकास मेरे में आएगा तब मैं उसको ब्लॉक कर पाऊंगा ना, जब तक वो लाइव नहीं दिखेगा मैं ब्लॉक कैसे कर दूंगा, ये भी तो चीजें हैं। इसलिए थोड़ा सा जैसी ब्लॉक विकास आएगा मुझे बताना, कौन कल आएगा कल देखेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 103। अब आती है धारा नंबर 103। अब मान लीजिए कोई जगह बंद थी, वहां पे कोई व्यक्ति रहता ही नहीं है, भाग गया है, या फिर मान लो किसी को जिम्मेदारी देके चला गया कि मेरे घर को देखते रहना, तो ऐसी जगह पर बंद जगह के दरवाजे को खोलने के लिए भी आपको कानून का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। आपको यहाँ पे धारा नंबर 103 का यूज करना पड़ेगा कि बंद स्थान की तलाशी कैसे लेंगे। तो बंद स्थान की तलाशी आपको जो वारंट जारी किया जाएगा वो भार साधक व्यक्ति के तहत जारी किया जाएगा, जिसको वो आपको क्या दी गई है, जिसको जिम्मेदारी दी गई है, तो वही व्यक्ति आपको प्रवेश की अनुमति देगा, वही व्यक्ति आपको यहाँ पे सारी सुविधाएं पहुंचाएगा। तो यहाँ पे कर्तव्य बोला गया तलाशी लिए प्रवेश की अनुमति देना और अधिकारी को सभी उचित सुविधाएं प्रदान करना। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 11, कहता है धारा 111 के प्रावधान के तहत पहचान करने में शामिल क्या है। अब यहाँ पे बात की जा रही है, कोई संपत्ति चुरा के ले आई गई थी, लेकिन उसकी पहचान भी तो करनी पड़ेगी, उसकी ट्रेसिंग भी तो करनी पड़ेगी, और ट्रेसिंग करने के लिए आप यहाँ पे उसका आइडेंटिफिकेशन करोगे। तो चोरी की संपत्ति किसी के घर में मिलती है तो सबसे पहले उसकी आइडेंटिफाई किया जाएगा। तो संपत्ति की पहचान, किसी भी संपत्ति की पहचान जो कि अपराध से जुड़ी हुई है, वो धारा नंबर 111 के तहत यहाँ पे क्या है, एक अपराध माना जाता है। धारा नंबर 111 के तहत आप पर कार्यवाही की जा सकती है। तो यहाँ पर वो क्या है कि इस बात का प्रमाण स्थापित करना है कि संपत्ति जो है ना वो किसी ना किसी अपराध के लिए डिराइव्ड की गई हो। तो यानी उसकी जो परिभाषा है वो ये होनी चाहिए कि वो ना उससे कोई ना कोई अपराध हुआ है। इसी वजह से आप यहाँ पे कह सकते हो कि धारा नंबर 111 जो है संपत्ति की पहचान से संबंधित है। ठीक है, मैंने तो पूरी क्लास ऐसे ही ले ली। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही ले लेते लो जाना भाई, आप आज आर एन की बात मानी गई है, कल तुम्हारी मानी जाएगी, ऐसे ही चलेगा। क्वेश्चन नंबर ये कहता है क्या, ये बड़ा सा क्वेश्चन कहता था, यहाँ पे समझ लेना कि धारा नंबर 117 जो है वो ये कहती है कि केंद्र सरकार जो है ना, संविदाकारी राज्य जो होते हैं, संविदाकारी राज्य कौन होंगे, जो कि आपके अदर देश हैं, जिनके साथ में हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंध हैं, जिनके साथ में हम यहाँ पे कोई ना कोई कानून के लिए संधि करेंगे। और यहाँ पर यही बात की गई है कि अगर वहां पर कोई, अगर राज्य में कोई अपराध करने वाला भाग जाता है, या उनका कोई अपराधी हमारे यहाँ पे आ जाता है, या उसकी संपत्ति हमारे यहाँ पर है, तो उसकी कुर्की या उसकी जब्ती करने के लिए हमारे पास धारा नंबर 117 है। तो धारा नंबर 117 के तहत कानूनन अपराध करके कोई भागा हुआ व्यक्ति हमारे यहाँ पे आता है, अंतर्राष्ट्रीय अपराधों से अर्जित कोई संपत्ति की कुर्की की बात करता है, तो वो हमारे धारा नंबर 117 के तहत कुर्की की जा सकती है। अब यही बात है, कारण कहता है कि प्रावधान जो होता ना वो अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध को रोकने के लिए था। यानी हम यहाँ पे क्या चाहते हैं, हमारे यहाँ पे जो अपराध हो रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक ना पहुंचे, तो यानी इसको रोकने के लिए, यानी कोई व्यक्ति दूसरे देश में भाग गया है उसको भी रोकना है, उसने पैसे का यूज किया है वो भी रोकना है, वो सब यहाँ पे किया जा रहा है। इसके लिए दोनों सही थे। ठीक है, गुड आफ्टरनून सुबी यादव, कल के लिए जल्दी से आगे, बहुत जल्दी। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता था, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 111 का क्लॉज नंबर 1 के अनुसार आपराधिक मामलों में सहायता के लिए किसी विदेशी देश या क्षेत्र के साथ व्यतिकारी व्यवस्था करने के लिए किसे सशक्त किया गया है। तो मैंने क्या बताया था, केंद्र सरकार। तो केंद्र सरकार के पास ही ऐसी संपत्ति, ऐसी शक्ति है जो यहां पर बताती है कि आप अंतर्राष्ट्रीय संबंध बना सकते हैं, आप अंतर्राष्ट्रीय में अपराध मामलों के लिए विदेशी मंत्री का यूज कर सकते हैं, विदेशी सहयोग के लिए आप नींव रख सकते हैं। आप चाहते हैं कि कोई भी अपराध किया गया उससे रिलेटेड कोई संधि करना चाहते हैं, तो आप किसी भी देश के साथ में अंतर्राष्ट्रीय संबंधी कर सकते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए संधि की जाती है। अगर कोई व्यक्ति दूसरे देश में भागता है या कोई दूसरे देश का व्यक्ति हमारे देश में आता है, तो इस चीज के लिए भी हमारे पास में धारा है, धारा नंबर 111 का क्लॉज नंबर 1 जो संविदाकारी राज्य की बात करता है, जो यहाँ पे किसी देश के अपराधों की बात करता है। क्वेश्चन नंबर आता है 14, कहता था कि 115 के अनुसार किसी संविदाकारी राज्य में आपराधिक मामले में जांच या कार्रवाई के प्रयोजन के लिए कोई भी दस्तावेज या साक्ष्य उस संविदाकारी राज्य के किसी न्यायालय या प्राधिकारी को कौन भेज सकता है। मान लीजिए कोई विदेशी जांच में हमारे पास कोई सबूत मांगे जाते हैं, मान लीजिए उसके सबूत हमारे यहाँ पे हैं, तो उस सबूत के लिए अगर कोई यहाँ पे क्या, कोई देश यहाँ से, यानी किसी देश का न्यायालय हमसे वो सबूत मांगता है, हमसे वो सबूत मांगने का अनुरोध करता है, तो उसको भेजने का काम जो है वो केंद्र सरकार करती है। ये धारा नंबर 115 के तहत करती है कि कोई विदेश में अपराध हुआ है या कोई अपराधी विदेश में है, वहां पर केस चल रहा है, और उस केस के द्वारा वहां पर अगर वो न्यायालय के द्वारा अनुरोध किया जाता है कि इसके सबूत आपके पास हैं, वो सबूत हमें भेज दो, तो वो उस सबूत को भेजने का काम केंद्र सरकार करेगी। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर आपका 15, और इसका आंसर आपको देना है। मैंने बोला था कि संविदाकारी राज्य कौन सा होगा, इसका शब्द का अर्थ क्या है, यानी अंतर कानून में शब्द का अर्थ क्या होता है। ए ऑप्शन कहता है भारत के क्षेत्र के भीतर कोई भी राज्य जिसने केंद्र सरकार के साथ समझौता किया है, यानी वो भारत के भीतर है। ए कहता है भारत के बाहर कोई देश है जिसके साथ केंद्र सरकार ने व्यवस्था अपनाई है, या फिर यूनाइटेड नेशन का कोई देश है, या फिर यहां पे कह सकते हैं कि भारत के सहायता प्राप्त करने वाला कोई भी विकासशील देश है। ये आपको आंसर देना है हमारे कमेंट बॉक्स में, यानी जब क्लास खत्म हो जाएगी उसके बाद में आंसर आना चाहिए। आपके आंसर पे मैं इसलिए कहता हूं कि आपका फोकस अच्छा होता है, आप यहाँ पे चीजों को जुड़ना चाहते हैं। अगर आपका गलत होगा तो मैं अगले दिन बताऊंगा, लेकिन आप देना ही नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी मेरा होमवर्क देने का काम है। ठीक है, चलो
तो आज की क्लास आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। बाकी का आज की क्लास बहुत एक क्विक रिवीजन था, जो कि आपका जितने भी क्वेश्चंस कराए गए थे उनका एक बार में 5 मिनट में सब कुछ बता देना, ये मेरा 5 मिनट में काम था, जो कि आपका यहाँ पे आप ही के द्वारा बोला गया, इसलिए वो मैंने काम कर दिया। अगर आपको ये चीज़ भी अच्छी लगी हो तो भाई हर क्लास में इस चीज़ को अपनाने की कोशिश करूंगा। बाकी चाणक्य 2.0 बैच हमारा है, ये यहाँ पर ये करता क्या है, ये भाई आपको यूपीएसआई बनाने के लिए सारी सब्जेक्ट पढ़ाने का काम करता है और अच्छे तरीके से पढ़ाने का कोशिश करता है। सारे टीचर आपको बहुत अच्छे लेवल पर पढ़ाते हैं, चाहे वो हिस्ट्री की बात हो, पॉलिटी की बात हो, चाहे वो आपके मूल विधि की बात हो, या फिर आपके यहाँ पे जीएस पूरी बात हो, हिंदी की बात हो, या फिर मैथ्स की बात या रीजनिंग की। तो सब कुछ आपको यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से 99 रुपए में पढ़ाया जाता है। तो जो आप चाहते हैं 99 रुपए में पढ़ना, तो बेटा आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। कहाँ ज्वाइन करेंगे, तो बेटा बाईएससी ऐप डाउनलोड करने का, रजिस्टर और लॉगिन करने के बाद में आपको सारी चीजें दिख जाएंगी। आप किसी भी बैच को यहाँ से भी ले सकते हैं, आप पेड कोर्सेज में भी जाके ले सकते हैं। इस क्लास की पीडीएफ चाहिए, हाँ जी बिल्कुल, कहाँ मिलेगी, ये भी इसके लिए भी आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी, और यहाँ पर आपको पीडीएफ क्लास नोट्स जो दिया गया है इसमें आपको ये इस क्लास की पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो जरूर आप यहाँ पे डाउनलोड करिएगा, और इसी की तरह हम लोग आपको पढ़ाते रहेंगे। बाकी का आपको क्लास कैसी लगी बताइएगा, और इस क्वेश्चन का जो मैंने आंसर पूछा है ये भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, अब बताइए। थैंक यू त्रिशा, निशान, आर्यन, बाकी मस्ता, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी है। अगर आपको अच्छा लगा है तो इसी के प्रकार से हम रोज भी ऐसी करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपकी चीज़ें और अच्छे से रिवाइज हो जाएंगी। तो जो क्वेश्चन कराए हैं उनका रिवीजन भी हो जाएगा, और इस प्रकार से मुझे भी अच्छा लगा आर्यन ऑफिशियल की जो बात थी। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम चीज़ों को करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब इसी प्रकार से पढ़ाएंगे भी, और अब आपको ये क्लास रोजाना 12 बजे तो मिलती ही है, तो आप मेरे साथ में रोजाना 12 बजे जुड़ सकते हैं। बीएनएसएस को समझने के लिए, कानून की समझ को विकसित करने के लिए, आप चाहते हैं कि हमें चीजें को अवेयर करना है, अपनी चीजों को जानना है, अपने भारत में चलता क्या है इन चीजों को भी समझना है, किस प्रकार का कानून है, कौन सी धारा है, क्या प्रोसीजर है, सब कुछ आपको इस क्लास के अंदर पढ़ाया जाता है, चैप्टर वाइज पढ़ाया जा रहा है। तो बीएनएस भी मैंने चैप्टर वाइज कंप्लीट कर दिया, और बीएनएसएस को भी मैं चैप्टर वाइज कंप्लीट कर रहा हूं। चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट आज हो चुका है, और इसी के साथ में अगली क्लास भी आपकी होगी स्टार्ट, और आपके 39 चैप्टर को भी पूरा कर लिया जाएगा, और आप इसी प्रकार से हमारे साथ में जुड़े रहेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।